जय हिंद यार। गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसे हैं आप? दिन में कुछ पढ़ाई लिखाई किया है? जवानों पार्टी। ऑल पॉजिटिव, ओके। क्या दिन में कुछ पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? बताएं जरा, अगर हुई है तो। स्माइलिंग बुद्धा रिवाइज किया है, ओके। सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं हुई है। कल जो मैंने टेस्ट आपको दिया था, कर लिया आप लोगों ने? या अभी बाकी है? बाकी है, बढ़िया। उसको रखो, ठीक है, संभाल के। संभाल के रखना उसको, अगले साल करना, ठीक है। ओके। बहुत अच्छे हैं, ओके। ओके अतुल, टेक केयर यार। मैथ्स और इंग्लिश रिवाइज किया? ओके, मैथ्स रिवाइज किया है, इंग्लिश रिवाइज किया है। थोड़ा कम। मैथ्स में 140 क्वेश्चन दिए हैं सर ने। हैं? किसमें, आई में वाले हो तुम? 140 सवाल बस? ओके। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। मुलाकात हो न हो, लग जा गले की। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाएं फिर शुरू करते हैं। नहीं यार अर्जुन, टाइम नहीं है भाई। भैया जिस हिसाब से वोल्केनो फटा है, चाचा की बात सही होगी, 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। यार 2026 में जो आप लोग कह रहे हो दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हम उस जमाने के बच्चे हैं जो 2012 में सुन रहे थे सेम बात। आप लोग थे उस टाइम पे? ऑब्वियसली सारे लोग थे। 2012 में भी ऐसा था ना कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये हम तब से देख रहे हैं दुनिया खत्म होते होते। खत्म नहीं हो रही यार। सोचो खत्म हो जाए तो सारी टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाए, है ना? सारी टेंशन खत्म, दुनिया ही खत्म तो। है ना? आप सोचो, इंसानों ने पहले खोज की। मतलब इंसान पहले रहते थे जंगल में, मस्त खाते पीते थे, है ना? फूल, सॉरी, फल खाते थे बढ़िया और मस्त सोते थे। फिर इंसान को लगा मजा नहीं आ रहा है, आग की खोज की गई। फिर इंसान को हुआ कि अब हम पका के कुछ खाएंगे। और फिर इंसान को हुआ कि नहीं, नौकरी करेंगे। और नौकरी करके जो पैसा कमाएंगे उस पैसा से खरीद के खाएंगे। है ना? इससे अच्छा तो पहले ही था। चलो ठीक है, ओके। भैया एक बार में पूरा जियोमॉर्फिक क्लियर हो गया, इतना मत समझाते हैं आप। ओके, थैंक यू आदित्य, बस प्लीज रिवाइज कर लेना। ओके। अभी नहीं, अच्छा अभी आप, ओके भैया जी, मैं आज एआई की हेल्प से क्वेश्चन करा, उसको आपकी स्लाइड, अच्छा ओके। मुश्किल, बढ़िया। लेकिन इसमें बहुत गलतियां भी होती है, ठीक है। नहीं, ख्याति ख्याति जो भी आपका नाम है, इट इज नॉट लेट। सर अब हेयर फॉल बहुत हो रहा है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन। रुक रहा, मैं इसकी फोटो लूंगा। कहाँ गया? चलो, सो करते हैं कार्रवाई शुरू आज की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाइयों, जय हिंद। होपफुली आप स्वस्थ होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है।
ओके, चलो। अब एकदम शांति से बैठ जाओ, बिकॉज कुछ कहानियां सुनाई जाएंगी आपको आज की इस क्लास में। राइट, कल हमने इंग्लिश पढ़ा हुआ था। ओके, और आज हम ज्योग्राफी का ये पोर्शन पढ़ेंगे। आज का एजेंडा क्या होने वाला है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज का एजेंडा ये है कि पहले हम, कल हमने वन पेजर नहीं पढ़ पाए थे हम लोग, है ना, कोई बात नहीं। आज का एजेंडा ये है कि पहले हम लोग पढ़ेंगे, राइट, अबाउट अर्थ। ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो उसके डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं, इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं। दूसरा फिर हम पढ़ेंगे दोस्त, सेकंड चीज हम क्या पढ़ना है अपने को, सेकंड चीज हमें पढ़ना है क्या, इज अबाउट वोल्केनो, एंड उसके पहले अर्थक्वेक। तो ये तीन चीज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, और साथ में अर्थ के बारे में कुछ ना कुछ। बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि छोटी क्लास होगी आज, सही में छोटी क्लास होगी। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है, उल्टा मैं नहीं बोल रहा हूँ यार। और जानबूझकर मैंने बहुत स्लो कर दिया है पढ़ाना, ठीक है, बिकॉज कुछ हमारे महारथी ऐसे हैं जो उनके ऐसे रोने वाले रिक्वेस्ट आ जाते हैं कि अरे, है ना, ऐसी जगह फंस गए हैं कि, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रश नहीं है, ठीक है, हमारा वी हैव एनफ टाइम यार। ठीक है, आप आराम से पढ़ो, आराम से समझो, आराम से क्वेश्चन करो, सब ठीक है, कोई रश नहीं। ठीक है, आराम आराम पढ़ो। ठीक। एक भाई साहब का था कि 2 घंटे, ढाई 2 ढाई घंटे में काफी कुछ भैया पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम कवर रिवाइज नहीं कर पाते या बैकलॉग हो जाता है। तो प्लीज अपना थोड़ा सा कैपेसिटी इंक्रीज कर लो भाई। ठीक है, और दूसरा, बहुत आराम से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ रश, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये देखना, सारे बच्चे हैं क्लास में, चलो। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में अपने को पढ़ना है, और जब मैं आपको इंटीरियर के बारे में पढ़ा रहा हूं तो पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो मैं हर क्लास में करता हूं शुरू में। राइट, अबाउट हम अर्थ के बारे में दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का। सो लेट मी टेल यू अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हमारे कुछ अच्छे अच्छे वाले जो आपके फैक्ट्स हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये है कि अर्थ हमारा कितने हजार किलोमीटर तक डेप्थ में, उसके अगर आप देखोगे तो कोर वगैरह आपका बहुत नीचे है। ठीक है, मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा है अर्थ की, लेकिन आज तक हम लोग 12 किलोमीटर के नीचे गए ही नहीं। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, आपको जान के हैरानी क्या होगी कि वी हैव नेवर गॉन डीपर देन 12 किलोमीटर। सोचो, हम लोगों को अर्थ के इंटीरियर के बारे में सारी जानकारियां हैं, है ना, कहां पर कोर है, कहां पर मेंटल है, कोर सॉलिड होगा, इनर कोर, आउटर कोर लिक्विड होगा। राइट, वी नो एवरी सिंगल थिंग। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम लोग 12 किलोमीटर के नीचे आज तक कभी गए ही नहीं है। मतलब जो डीपेस्ट ह्यूमन ने कभी भी ड्रिल किया है ना, वो है आपका 12.2 किलोमीटर, और वो है आपका एक कोला सुपर डीप बोर होल है रशिया में। ये नाम भी पूछता है कई बार। ठीक है, उसका नाम है कोला सुपर डीप बोर होल, बोर होल। ये है दोस्तों आपका 12.2 किलोमीटर डीप। 12.2 किलोमीटर आपका डीप है कोला सुपर डीप बोरहोल, और ये कहां है, ये आपका रशिया में, इट इज इन रशिया। ठीक है, अब सोचो अर्थ का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 6300 के आसपास है, 6400 के आसपास है, आपको पता है अप्रोक्सीमेट, राइट, 6300 अप्रोक्सीमेटली आपका इतना अर्थ का रेडियस है। और सोचो हम केवल 12 किलोमीटर तक गए हैं, और उसके बाद अंदर की चीजें हमें पता होती। तो आप ये सोचो अंदर कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। सेम ओशन में आपका था कि ओशन के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें केवल 5% चीजों के बारे में जानकारी है। ओशन के अंदर की 95% चीजें हमें पता ही नहीं होती यार, पता ही नहीं चलती। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। सो कोला सुपर दीप बोरहोल जो आपका है दोस्तों रशिया का, 12.2 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। राइट, ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.2%, राइट, this is approximately 0.2% of the depth of earth, 0.2% of the depth of earth। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें 90 ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे 99.8%
अर्थ के सरफेस, अर्थ के डेप्थ में क्या है दोस्त, हमें पता ही नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये एक पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में इंटरेस्टिंग फैक्ट रहे जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारा जो कोर है, अब देखो अंदर जब हम जा रहे होंगे तो टेम्परेचर आपका बहुत तगड़े से इंक्रीज करता है डेप्थ में जाके, ठीक है। आपका जो कोर है वो इवन सन के सरफेस से ज्यादा गर्म होता है, सोचो। जो हमारा कोर है अर्थ का, कोर इज हॉटर देन सरफेस ऑफ अर्थ, कोर इज हॉटर देन सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से ज्यादा गर्म आपका कोर है भैया, राइट। मतलब अर्थ का जो सरफेस है जिसको आप फोटोस्फेयर कहते हो, वहां पर टेम्परेचर लगभग, मैं आउटर सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, मतलब फोटोस्फेयर नाम का एक सरफेस होता है अर्थ का, उसका टेम्परेचर होता है लगभग 5500 डिग्री के आसपास। लेकिन आउटर कोर का टेम्परेचर दोस्तों आपका अप्रोक्सीमेटली 6000 डिग्री तक होता है। ओके, 5-6 हजार डिग्री होता है, सोचो। ठीक, तो ध्यान रखना, मतलब अर्थ का जो सेंटर है भाई, राइट, वो अलग ही लेवल पे है, ठीक है, अलग ही लेवल पे। ठीक, थर्ड थर्ड चीज, आपको लगता है कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी है ना, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी है। आपको जान के हैरानी होगी कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम लोग जानते हैं थ्रू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से हम ज्यादा जानते हैं एज कंपेयर टू डिगिंग, राइट। मतलब आपको क्या लगता होगा कि अगर हमें अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं अगर उनके बारे में जानना है, तो भैया हम लोग डिग करते हैं, है ना, खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं, उससे हमें जानकारी मिलेगी। बट एक्चुअली में यार ना, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के इंटीरियर के बारे में थ्रू अर्थक्वेक या वोल्केनो। अर्थक्वेक जब आता है, वोल्केनो जब आता है, तो वोल्केनो से जो भी आपकी ये ऐश रॉक ये सब निकलती है, उससे हमें ज्यादा जानकारी मिलती है अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज कंपेयर टू कि हम डिगिंग करें, हम लोग लेके फावड़ा खोदना शुरू कर दें। ओके, उससे ज्यादा जानकारी हमें मिलती है अब अर्थक्वेक से या वोल्केनो से आपके। ठीक, ये चीज भी कृपया करके ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो ये एक बहुत ही बेसिक कुछ आपके फैक्ट्स मैंने आपको बताया कि ये कुछ हमारे बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखना है, ठीक है। ऑल्सो हम यहां पर आज वोल्केनो के बारे में भी पढ़ाई करेंगे दोस्तों, राइट। तो जब मैं आपको वोल्केनो के बारे में पढ़ाऊंगा, तो एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो वोल्केनो है, अच्छा सोचो कभी वोल्केनो अगर ना आए, राइट, तो अर्थ का फायदा हो या नुकसान हो, कहीं ना कहीं वोल्केनो जो होते हैं ना, वो अर्थ को हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे? वोल्केनो के थ्रू जो अर्थ की हीट है, प्रेशर है, वो रिलीज हो रहा होता है। अगर सोचो वोल्केनो ना होता तो आपकी अर्थ इज जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर, है ना। अगर ये हमारी अर्थ है दोस्त, अर्थ में कहीं से अगर वोल्केनो से eruption ना होता अभी, तो ये एक ऐसी होती है, एक प्रेशर कुकर की तरह होती है आपकी अर्थ, जिसमें कोई सीटी नहीं है, राइट, जिसमें कोई भी विसल नहीं है। बस जितना भी आपका हमारा हीट है, प्रेशर है, सब अंदर ही अंदर भरा हुआ है, अंदर ही अंदर भरा हुआ है। तो वो ज्यादा हार्मफुल होता कभी अगर फटता तो। ऐसे क्या है कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे प्लेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर वॉल्केनोज एरप्ट होते हैं। एंड थ्रू दीज वॉल्केनोज, आपके इन वॉल्केनोज के थ्रू क्या होता है, आपके इन वॉल्केनोज के थ्रू दोस्तों होता है, आपके एरप्शंस होते हैं, और इसी से आपकी हीट, प्रेशर, एनर्जी सब कुछ रिलीज होती है अर्थ की। तो वोल्केनोज आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वोल्केनो वो होते हैं, ऑब्वियसली वो खतरनाक होते हैं, नुकसान करते हैं, लेकिन वो हेल्पफुल भी होते हैं। और जब मैं बोलूं हम आपके वोल्केनो हेल्पफुल होते हैं, एक चीज प्लीज ध्यान रखना, राइट, एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका वोल्केनो है दोस्तों, वोल्केनो की जो ऐश निकलती है, राख, एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है। और इसके ऊपर एक पीवाईक्यू है आपके सिविल सर्विसेज का। बट पहले ध्यान रखना कि वोल्केनो जो आपका है, वोल्केनो का जो सॉइल होता है, जो ऐश होती है, इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। ठीक है, वोल्केनो से जो आपकी राख निकलती है या जो लावा निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो बहुत एक्सट्रीमली फर्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारत में एक आपको बेसाल्टिक वोल्केनो फ्लो देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, जो डेक्कन वो बना हुआ है ना, डेक्कन प्लेट्यू, राइट।
डेक्कन प्लेटू जो आपका बना हुआ है, इट इज हाईली फर्टाइल, इट इज हाईली फर्टाइल। यहीं पर कॉटन खूब सारा होता है आपका, यहीं पर ग्रेप्स खूब सारे होते हैं, शुगर केन भी होता है, राइट। तो ये हो पाता है बिकॉज इट इज हाईली फर्टाइल। तो जो वोल्केनो से राख निकलती है, इट इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। क्यों? बिकॉज जमीन के अंदर के जो भी मिनरल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, सब कुछ बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलेंगे, रॉक ठंडी होगी, उसके बाद इट इज वेरी मच फिट फॉर योर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये एक चीज कृपया करके ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि आपका हमारा मोस्टली जो वोल्केनोज हम पढ़ते हैं, या मोस्टली वोल्केनोज जो आपके हैं दोस्तों, वो अंडर वाटर है। ऑलमोस्ट 90% आपके वोल्केनो अंडर वाटर है। मोस्ट वोल्केनोज आर अंडर वाटर, जो आपको जिनके बारे में पता भी नहीं लगता। मोस्ट वोल्केनोज आर अंडर वाटर। तो सोचो, हमें इस यूनिवर्स, या हमें यूनिवर्स तो छोड़ दो, हमें हमारी पृथ्वी के बारे में ही हार्डली 5-10% पता है। 90% चीजें अननोन हैं अभी, राइट, जो कि शायद इन फ्यूचर वो रिवील किए जाएंगे या रिवील होंगे। ठीक है, चलो, तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे स्टैटिक, ध्यान रखना। राइट, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हम लोग कभी भी 12 किलोमीटर के बियॉन्ड नहीं गए हैं। कोला सुपर डीप बोर होल है रशिया का, ये आपका डीपेस्ट डिगिंग है जो हमने कभी इंसान ने किया हो। दूसरा, कोर आपका ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का आपका जो इंटीरियर है, राइट, वो हमने डिगिंग से ज्यादा अर्थक्वेक से समझा है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में। दूसरा, वोल्केनो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं। उनकी जो ऐश होती है, राख होती है, जो लावा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो बहुत ही फर्टाइल आपकी जमीन बनती है उससे। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे अबाउट वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड नॉर्मल हमारे। ठीक भैया जी, परफेक्ट। अब हम करते हैं आज की कार्रवाई शुरू। राइट, ऑन दिस नोट विल स्टार्ट। और पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। राइट, थोड़ा बहुत आप ये देखोगे कौन कौन से आपके फोर्सेस होते हैं, क्या है सोर्सेज वगैरह क्या है। राइट, इंटीरियर थोड़ा बाद में आएगा, पहले हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीरियर। ठीक है, चलो। तो जब हम पढ़ रहे हैं इस सब के बारे में, तो पहली बात तो, जब भी हमने अर्थ को देखा, राइट, जब भी ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू हुई होगी, साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट आपके बैठे होंगे, तो पहला ख्याल ये आया होगा कि यार देखो, अर्थ के बाहर बाहर क्या है। अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अर्थ के जमीन पर पानी मिलता है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। राइट, अर्थ जमीन पर क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, कि जमीन पर कैसे आपका हमारा कंडेंसेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इवापोरेशन, और पानी में, बिकॉज पानी बहुत वास्ट है, ओके, तो पानी में इवापोरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंडेंसेशन। मुझे बताओ, मैंने आपको 2 सवाल दिए थे ग्रुप में दोस्तों, अच्छे सवाल लगे थे वो? नोट कर लिया था उसको, समझ आया था? हम्म, ठीक है। राइट सागर, तभी तो हम कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, दोनों सही थे आपके, अच्छी बात है। भैया आज ऑफिस में यही बात कर रहे थे, ओके आशुतोष, ठीक है। तो ना ऐसे ही कुछ मैं आपको इवन ग्रुप में पोल के फॉर्म में, या फिर एक जो मैंने क्लास आपको प्रॉमिस की थी, ठीक है, ज्योग्राफी खत्म करने के बाद ना विल हैव दिस अमेजिंग क्लास, जहां पर ऐसे देखो डायरेक्ट वाले सवाल तो भी हम कर लेंगे, वो गूगल फॉर्म में आप रोज कर रहे हो, ठीक है, अल्टरनेट डेज कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, ठीक है, कि बहुत बेसिक सवाल, ठीक, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी करेंगे। राइट, भले आपके एग्जाम में शायद आसान ही आएगा, बट जब हम तैयारी करेंगे तो हम बेसिक से लेकर उस लेवल तक की तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम अर्थ को ऐसे देख रहे हैं, तो बाहर बाहर की चीजें हमने पढ़ाई कर ली। अब हम अर्थ के अंदर के बारे में सोचेंगे बैठ के, अगर दो दोस्त बात कर रहे हैं कि भाई अर्थ के अंदर कैसे जाया जाए, कैसे उसके बारे में पढ़ा जाए, तो यहां पर हम दो चीज याद रखेंगे कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम अर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं। दो प्रकार के आपके सोर्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सोर्स। अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए एक होते हैं आपके डायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस का मतलब क्या हुआ, कि इन लोगों को आप उठाओगे और पढ़ लोगे, और आपको अर्थ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एंड दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस, सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब भैया डायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से होंगे? पहला आपका रॉक, दूसरा है वॉल्केनो, ठीक है, या इसके अलावा अगर आप माइनिंग कर रहे हो, अंदर तक जाकर देख रहे हो क्या है, या उसके अलावा आप ड्रिलिंग कर रहे हो, माइनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग माइनिंग,
तो ऑल दीज आर डायरेक्ट सोर्सेज अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ने के लिए। ओके, कि अगर आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हो तो हो सकता है वोल्केनो एरप्ट हुआ, वोल्केनो में क्या निकलेगा, वोल्केनो में आपकी गैसेस निकलेंगी, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स निकलेंगे। पायरोक्लास्टिक का मतलब होता है फायर वाले आपके मटेरियल। मैग्मा निकलेगा लावा के फॉर्म में। ओके, लावा निकला आपका, आपका रॉक निकला, गैसेस निकलेंगी खूब सारी। तो इन्हीं सबको उठाकर आप इनके बारे में पढ़ाई करते हो और फिर ये जानने की कोशिश करते हो कि ये लोग जहां से आए हैं वहां पर माहौल कैसा होगा, यानी अर्थ के इंटीरियर में माहौल कैसा होगा जहां से ये लोग आए हैं। ठीक, तो रॉक हो गया, वही वोल्केनो हो गया, माइनिंग, ड्रिलिंग, ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं कि डायरेक्ट इस तरीके से आप जान सकते हो अर्थ के बारे में। फिर आता है इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से हैं? पहला है आपका मिट्रॉइट। कैसे है भैया मिट्रॉइड्स कैसे? देखो, मिट्रॉइड्स आपका एक प्रकार का सेलेस्टियल बॉडी है, राइट? सेम अर्थ है, अर्थ भी आपके प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी है। तो हम ऐसा मानते हैं कि मेट्रॉइड्स और अर्थ सेम ही जमाने के हैं। तो अगर मेट्रॉइड्स के बारे में, जैसे मान लो मैं और आप दोस्त हैं, ठीक है, अब मैंने कोई कांड कर दिया, मैंने मर्डर कर दिया, लेकिन तुम पकड़े गए ठीक है, तुम्हें पकड़ लिया पुलिस ने। अब पुलिस तुमसे निकलवाएगी कि बेटा तुम उसके साथ रहते थे, जरा बताओ क्या क्या करता था वो, है ना? तो सिमिलरली कहानी है कि मेट्रॉइड्स एंड अर्थ, अर्थ को आप घुस अंदर पा नहीं रहे हो, तो जो मेट्रॉइड्स गिरते हैं आपके अर्थ पर, उन्हीं को उठाकर आप उनके बारे में पढ़ते हो और उसको रिलेट करने की कोशिश करते हो अर्थ से। इसीलिए ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है, इनडायरेक्ट सोर्स है। किसी और के बारे में पढ़कर आप अर्थ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज मेटेरॉइड्स, सेकंड वन इज अर्थक्वेक। अगेन, अर्थक्वेक से डायरेक्टली आपको अंदर के बारे में कुछ मालूम नहीं चलेगा, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में आप पढ़ोगे, देन यू कैन जज कि अच्छा अंदर हमारी वेव कैसे मूव की थी, अच्छा पी वेव यहां पर डिफ्लेक्ट हुई है, हो सकता है यहां पर पानी होगा, हो सकता है यहां पर सॉलिड होगा। सो व्हेन यू रीड अबाउट अर्थक्वेक, व्हेन यू ऑब्जर्व अर्थक्वेक, यू स्टडी अर्थक्वेक, देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा अर्थ के बारे में क्या चीजें हो सकती। दैट्स व्हाई दीज आर इनडायरेक्ट सोर्सेस। सो मिट्रॉइड्स हो गया हमारा दोस्त, मिट्रॉइड्स, उसके बाद हमारा अर्थक्वेक हो गया, एंड देन वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ऑल थ्री आर दोस्तों हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं आपके ये मिट्रॉइड्स, अर्थक्वेक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल थ्री आर इनडायरेक्ट सोर्सेस। दैट मीन्स कि इफ यू आर रीडिंग अबाउट देम, राइट, देन आपको इनडायरेक्टली अर्थ के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक, एंड ये थे आपके डायरेक्ट सोर्स। एग्जाम में सीधे पूछेगा अर्थ के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं आपके और कौन से आपके इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, ओके। अब मैं आपको जल्दी से अगर एक चीज रिवाइज कराऊं, कि हमने एक चीज पढ़ी हुई थी कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं, अगर आप रिवाइज कर पाए, अगर हम ओशन के अंदर जा रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं, तो पानी के अंदर जाने पर हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा था? टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा था, अगर आप याद कर पाए। ठीक, और हमारा जो डेंसिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी, डेंसिटी इंक्रीज कर रही थी और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, सैलिनिटी भी इंक्रीज कर रही थी। तो वहीं पर हमने थर्मोक्लाइन, पिक्लोक्लाइन, राइट, ये सब पढ़ा हुआ था। ठीक, हेलोक्लाइन। लेकिन अगर मैं जमीन की बात करूं, जमीन में दोस्तों जब भी आप क्रस्ट से कोर में जाओगे, क्रस्ट क्या होता है होपफुली आपको पता होगा, अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद मेंटल आता है, फिर आपका कोर आता है। तो जब भी दोस्त क्रस्ट से आप कोर की तरफ जाओगे, तो यहां एक चीज ध्यान रखना कि यहां टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ओके, तो जब मैं जमीन की बात कर रहा हूं, लैंड की बात कर रहा हूं, राइट, तो प्लीज एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप अंदर जा रहे होंगे, आपका चाहे वो टेम्परेचर होगा, ठीक है, चाहे वो प्रेशर होगा, चाहे डेंसिटी होगी, तीनों दोस्तों इंक्रीज करेगी, तीनों ही इंक्रीज करेगी अंदर जाने पर। ठीक है, ये बात प्लीज ध्यान रखना कि अगर आप क्रस्ट से कोर की तरफ जा रहे हो, मान लो ऊपर क्रस्ट है, नीचे आपका कोर है, सो इफ यू गोइंग फ्रॉम क्रस्ट टू कोर, देन आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। प्रेशर बहुत खतरनाक होगा, इसलिए आप अंदर तक जा भी नहीं पाते। इट इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है, कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है अंदर, इसलिए अंदर जाना एक लेवल के बाद आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप अर्थ के इंटीरियर में घुस जाओ। और अब सोचो, हम सबके मन में एक ख्याल आया होगा ना, हम सबके मन में ख्याल आया होगा कभी ना कभी कि भैया अगर हम ऐसे गड्ढा खोदना शुरू करें 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 करें, तो इज इट पॉसिबल कि हम इतना गड्ढा खोद दें कि एक दिन हम पहुंच जाएं एकदम आर पार, है ना, अर्थ के।
बचपन में हम सबके मन में ख्याल आता था, राइट? तो बचपन में ख्याल आता था, आजकल एक रील आती है, आजकल एक रील आती है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा खोदा गया, उसमें ये फला फला आदमी उतरा, और जैसे ही उतरा उसके बाद वो लैंड किया इंदौर की एक फेमस कचौड़ी की दुकान में। आता है। हम्म। हाँ, ऐसी रील्स आती हैं। नहीं आता, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो कपिल एक ही बार लिख लो भाई, ठीक है? खुश? हर जगह दिमाग नहीं लगाते यार। तरुण, ये वही लिखा है। ओके। पाताल लोक की गर्मी होगी, पता नहीं भाई। ओके। तो गर्मी छोड़ो, उबल जाओगे तुम। तो जैसे आप अंदर जाएंगे, टेम्परेचर हमारा दोस्तों बहुत खतरनाक तरीके से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, डेंसिटी हो, बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारा ये तीनों चीजें आपकी इंक्रीज करने वाली है। परफेक्ट, ठीक है, चलो। तो ये आपका बेसिक था अबाउट दिस टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लो आपके डायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से हैं। माइनिंग आप कर रहे हो या ऐसे ड्रिल कर रहे हो, ठीक है? अगर ड्रिलिंग और माइनिंग में आपको अंतर नहीं पता तो भाई क्या बोलूं मैं, ठीक? रॉक्स आपके हमारे हो गए, रॉक के बारे में आप पढ़ रहे हो। अब रॉक के बारे में पढ़ने का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली आपकी जो वोल्केनो से रॉक निकल रही है, जो आपके लावा निकलते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, रॉक बन जाते हैं, फिर उन रॉक्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये आपकी इग्नियस रॉक कहलाते हैं, ठीक है? उन रॉक्स के बारे में आप पढ़ सकते हो कि अच्छा अंदर क्या क्या हुआ था भाई तुम्हारे साथ। ठीक, आ जाओ। अब कुछ यहां पर फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है? ओके, कुछ जरा फैक्ट्स एक बार हम समझ लेते हैं। द मैपोंग गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका इज द डीपेस्ट गोल्ड माइन। राइट, गोल्ड के लिए लोग माइनिंग करते हैं ना। तो एक साउथ अफ्रीका में एक माइन है, आपकी मेपोनिंग, या पोनिंग शायद इसको बोलते होंगे, एम साइलेंट होगा, ठीक है? पोनिंग गोल्ड माइन आपके अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। एंड ये डीपेस्ट गोल्ड माइन है। 3 से 4 किलोमीटर, सोचो, 3 से 4 किलोमीटर ही अगर डीपेस्ट है, और अर्थ आपकी कितनी, अर्थ आपका 6300, उसका खाली रेडियस है, डायमीटर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, रेडियस है उसका 63 6400, सोचो। मतलब क्या लेवल है यार, है ना? सोचो अंदर क्या क्या चीजें होंगी। अंदर पता है डायमंड भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने प्रेशर में डायमंड, डायमंड प्रेशर में ही बनते हैं, पता है ना? तो अगर डायमंड की तरह चमकना है, बनना है, तो प्रेशर तो झेलना पड़ेगा दोस्त। प्रेशर के बिना कुछ नहीं होगा। ओके। तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, पता है ऐसी, मतलब साइंटिस्ट ने भी ये आशंका जताई है कि आपको मेंटल या कोर तक जाते जाते डायमंड्स मिल सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही आप चले जाएंगे ऊपर, ठीक है? लेकिन सोचो अगर पॉसिबल होता, राइट? इतनी सारी मशीनें, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उतना डीप जाएं, ठीक है? आपने शायद लास्ट ईयर न्यूज देखी होगी, टाइटैनिक जो डूबी थी, ओशन के उस पे है, एकदम नीचे है। उसको ढूंढने के लिए एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, राइट, एक एजेंसी ने अपना एक वो भेजा था, और उसमें सारे के सारे लोग मारे गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, अंदर जाके वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गई। तो ओशन के अंदर भी प्रेशर उतने खतरनाक होता है, और यहां तो होगा ही, ठीक है? चलो, तो आपका पोनिंग गोल्ड माइन जो है ये डीपेस्ट गोल्ड माइन है। दूसरा डीपेस्ट ड्रिल मैं ऊपर बता चूंगा आपको, कोला, अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर। ये है आपके इनडायरेक्ट सोर्सेस। आप टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हो, मीटियोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, मेटराइट्स के बारे में पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, या अर्थक्वेक, ठीक है? ये सारे आपके दोस्तों हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं टू स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अगर आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है, तो ऑल दीज आर योर सोर्सेज हमारे, ठीक है? ओशन गेट, राइट, ओशन गेट नाम था उसका, ठीक है? ऑल दीज आर योर सोर्सेज फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स की पढ़ाई, ठीक है? चलो, अब कुछ फैक्ट्स यहां पर देख लेते हैं, उसके बाद पहले हम पढ़ेंगे अबाउट अर्थक्वेक, एंड अर्थक्वेक पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे दोस्तों इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम पढ़ेंगे अबाउट वोल्केनो, ठीक है? चलो जी, ध्यान से देखो। तो पहली चीज यहां पर क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यहां पर यह है भैया हमारी, कि आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द डीपर डेप्थ। डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज करती है, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जब आप डेप्थ में जा रहे होंगे, अंदर की तरफ जा रहे होंगे जमीन के, तो ये तीनों चीज दोस्तों इंक्रीज करेगी।
ओके, ये तीनों चीज हमारी इंक्रीज होंगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक। आई, the reading of the gravity at different places is influenced by many other factors. These readings differ from the expected values. Such a difference is called gravity anomaly. देखो, जो आपकी स्मॉल जी या ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपका होता है या जी है, राइट, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। पोल पर कुछ और होगी, इक्वेटर पर कुछ और होती है। ठीक है, पोल पर कुछ और होती है, जी की वैल्यू दोस्तों यहां पर कुछ और होगी और यहां पर कुछ और होगी। ठीक। पहली बात तो एक चीज समझना कि ग्रेविटी जरूरी क्यों होती है ना, ये भी कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है कि वाई ग्रेविटी इज इंपॉर्टेंट, वाई ग्रेविटी इज इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्त? पहली बात तो, अगर ग्रेविटी ना होता, राइट, इफ ग्रेविटी डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर ग्रेविटी ना होता तो क्या होता, सोचो क्या होता। पहली बात तो एटमॉस्फेयर हमारा होता ही नहीं, नो एटमॉस्फेयर। तो जो भी आपने, आपका एक चैप्टर कम हो जाता पढ़ाई में जो हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, वो हमें नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो तुम जिंदा ही नहीं होते, पहली बात तो, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज कि एटमॉस्फेयर नहीं होता। सेकंड, हवा नहीं होती ऑब्वियसली। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर तुम सांस कहां से लोगे, और अगर हवा नहीं है तो कोई लाइफ ही नहीं है। तो अर्थ के चारों तरफ जो एक गैसेस का गुबार है ना, ऐसे घूम रहा है, इट इज ड्यू टू योर ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना होता, राइट, तो ये यहां पर होता ही नहीं, ये स्केप कर गया होता। गैसेस आपकी सरफेस के नजदीक क्यों रहती हैं? बिकॉज ग्रेविटी उनको बांध कर रखता है आसपास। ठीक है, आप भी फ्लोट करोगे अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो जो आपके ओशन हैं, जो जमीन पर ऐसे बह रहे हैं, या रिवर आपकी बह रही है, ये बहती नहीं, उड़ती ही ऊपर नीचे उड़ जाती है ऐसे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखो कि ग्रेविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो ग्रेविटी है आपके दोस्तों, पोल पर क्या होता है, राइट, पोल पर आपकी ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है, राइट, और थोड़ी कम होती है इक्वेटर पर। ठीक, पोल्स पर उसकी वैल्यू 10 होती है, इक्वेटर पर 9.8 हम लेते हैं। सो पोल्स पर ग्रेविटी इज मोर, ग्रेविटी इज मोर एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि पोल पर ग्रेविटी हमारी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोस्तों इक्वेटर। चलो जी, आ जाओ। अब हम शुरू करेंगे कार्रवाई, राइट। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है अपने को, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक्स जो आप सोच सकते हो, इट इज अर्थक्वेक। ठीक है, अगर दुनिया में कोई भी टॉपिक है जो सबसे आसान है तो अर्थक्वेक ही होता है। ठीक। अब दोस्तों देखो, हमारे आस पड़ोस में या हमारे, राइट, आपके अलग अलग प्लेट्स हमारी फैली हुई। अलग अलग प्लेट का मतलब क्या होता है दोस्त? अलग अलग प्लेट का मतलब ये होता है कि आपके हमारे पूरा जो जमीन है ना, राइट, जैसे अभी हमें अर्थ देखने को मिल रही है। मान लो अर्थ अगर ऐसी है ना, अर्थ मान लो ऐसी है, तो अर्थ की जो ऊपरी परत है ना, ये प्लेट्स के फॉर्म में ऐसे बटी हुई है। और ये प्लेट्स इधर उधर मूव करते हैं, कुछ प्लेट्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ आपस में मूव कर रहे हैं। ये मतलब ये जमीन है, ओके, ये आपस में मूव कर रही होती है। अब जब ये आपस में मूव कर रही होती है तो कहीं पर फॉल्ट आएगा, कहीं पर फॉल्ट उत्पन्न होगा, राइट। कहीं पर दोनों में मुलाकात होगी, दो प्लेट्स में, कहीं पर दो प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी। तो जो कुछ आपका हो रहा है वो यहीं पर हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका यहां पर जो भी पंगे होते हैं वो सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जितनी भी चीजें आपकी होती हैं दोस्तों, सब कुछ आपकी ही हो रही है। तो कोई पूछे प्लेट्स क्या होती हैं, तो प्लेट्स आपकी हमारी एक प्रकार की हॉरिजॉन्टल लैंड सरफेस होता है, ऊपर का जो सरफेस है आपका, ओके। एस्ट्रोनॉस्फेयर के ऊपर का जो सरफेस आपका होता है, नहीं, अपर मेंटल के ऊपर का जो सरफेस होता है उसको आप प्लेट्स कहते हो। अब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं और यहीं पर अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब कुछ आपका उत्पन्न होता है। बस इतना सिंपल है। ठीक, चलो। तो पहले हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक जी भैया हमारे आए कैसे होंगे, राइट। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो में हम पहले पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। बस कहानी सुनो ध्यान से, ये सारी वेव्स आप सब अभी समझ जाओगे। पहले मैं ड्रॉ करके पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर इस पे आएंगे। इमेजिन करो एक जगह है जहां पे हम लोग बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। एक दिन क्लास में मैंने आपको बुलाया और मैंने बोला कि खूब पढ़ लिया हमने, ज्योग्राफी भी खत्म ही हो गई, फिजिकल, अब केमिस्ट्री पढ़ना है। तो आज एक काम करते हैं,
पिक्चर देखते हैं। ठीक, तो हम लोग बैठकर पिक्चर देख रहे हैं टीवी लगाकर। अब ये सरफेस है, ठीक है, दिस इज सरफेस, जहां पे हम लोग बैठकर देख रहे हैं पिक्चर। ये है जमीन के अंदर की कहानी। अब जमीन के अंदर कहीं पर प्लेट्स आपस में टकराई, ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि पूरी जो आपकी जमीन की ऊपरी परत है, राइट, वो आपका यानी जो आपका क्रस्ट का ऊपर का हिस्सा है और अपर मेंटल का जो आपका हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि ये फ्लोट कर रहे हैं, राइट, और फ्लोट करते हुए आपस में टकरा रहे हैं। ठीक, तो जब भी ये आपस में टकराएंगे तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, मान लो ये दो प्लेट हैं, ये इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, ठीक है, अब ये यहां पर टकराए है तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से वाइब्रेशंस निकलेंगे। तो जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को आप कहते हो फोकस। तो जमीन के अंदर जहां से दोस्तों वाइब्रेशन वगैरह निकलना स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकस। ठीक, अब जब फोकस से आपका वाइब्रेशन निकलना स्टार्ट होगा और ये हर तरफ जाएगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि खाली ऊपर ही आएगा। हम ऊपर वाले के बारे में पढ़ते हैं बिकॉज हम लोग ऊपर रहते हैं, इसलिए ये चारों तरफ आपका अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस मूव करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें से निकलता है पी वेव। फर्स्ट आपको मिलेगा पी वेव। पी वेव निकल कर आएगा सरफेस पर। ठीक, पी वेव के पीछे पीछे आपका आएगा एस वेव। पहले पी वेव निकलेगा, उसके बाद एस वेव निकलेगा, ठीक है, उसी फोकस के पॉइंट से। देन दोनों सरफेस पर आएंगे और सरफेस पर सबसे पहले जहां पर पहुंचेंगे, एकदम ऊपर ही होगा वो फोकस के, इस पॉइंट को आप कहते हो ईपी सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ईपी सेंटर। आपने न्यूज में ऐसे सुना होगा कि भूकंप का केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे बताया गया है, राइट, या भूकंप का एपी सेंटर नेपाल की पहाड़ियों में है, सुना होगा ऐसे, राइट। तो एपी सेंटर जमीन पर होता है और जमीन के अंदर जहां पर भी ऐसा कुछ हुआ है दोस्त, उसको आप कहते हो फोकस या फिर हाइपो सेंटर। फोकस का एक नाम और होता है हाइपो सेंटर। फोकस और हाइपो सेंटर, ठीक है जी, दोनों चीज क्लियर, बढ़िया से, परफेक्ट। ठीक है, तो अब जब फोकस से हमारी सबसे पहले निकली पी वेव, राइट, और सरफेस की तरफ मूव की, उसके पीछे पीछे आपकी एस वेव निकली, सरफेस की तरफ मूव की, सरफेस पर आती हैं, और तब आपको महसूस होता है कि अरे ये तो अर्थक्वेक आ गया भाई। मतलब सोचो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक। सोचो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच चुकी है, स्टिल हम ये नहीं कर सकते प्रिडिक्ट कि कब आएगा अर्थक्वेक, कहां आएगा, कब आएगा वो वोल्केनो। कुछ ज्योतिष लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो बता सकते हैं, राइट, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि भारत फाइनल मैच जीतेगा और फिर भारत हार जाता है। मतलब क्या बोलूं, स्पोर्ट्स में मेरे हिसाब से ज्योतिष को, जितने भी ज्योतिष हैं, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, बट दे शुड स्टे अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स में नहीं चलता ये सब, ठीक है, कहीं और चले ना चले बट स्पोर्ट्स में नहीं चलेगा। तो कुछ ज्योतिष ऐसे कहने की कोशिश करते हैं कि हम कर सकते हैं प्रिडिक्ट कि इस फला फला जगह पर अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक, और अभी कि मैं आपको ताजा खबर बताता हूं, एक बहुत ही लीडिंग न्यूज चैनल पर एक बहस हो रही थी जहां पर एक महानुभाव ने अपना ओपिनियन साझा किया। उन्होंने बोला कि ये जो दो लड़कों में जो शादियां होने लगी हैं, जो लड़के लड़कों को पसंद करने लगे हैं, इसकी वजह से भूकंप आता है। ऐसे ऐसी बातें उन्होंने बोली थी, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा शायद। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस, ऐसा से कुछ नहीं होता, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। ये प्लेट्स के टकराने से होता है, जो कि जमीन के अंदर होगा, जमीन के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अरे मैं खुद से क्यों बोलूंगा, रियली का मतलब क्या है, ऑब्वियसली न्यूज में, भाई न्यूज की बात बता रहा हूं तुम्हें मैं। समझे, सेम आपको न्यूज की बात बता रहा हूं। ओके, तो ध्यान रखना कि लड़कों के आपसी संबंध से एक लड़का दूसरे लड़के के प्यार में गिर गया या उनके बीच में कोई संबंध स्थापित हो गया, उससे भूकंप नहीं आता। भूकंप कैसे आता है,
आपके प्लेट्स के आपस में मूवमेंट से आता है, कन्वर्जिंग प्लेट होती है, डाइवर्जिंग प्लेट होती है। मेजोरिटी आपके कन्वर्जिंग प्लेट पर आता है भूकंप, जहां पर दो प्लेट्स आपस में से टकराएंगी, वहां से वाइब्रेशन निकलना शुरू होगा, जिस पॉइंट से निकलेगा उसको फोकस बोलेंगे, राइट। उसके बाद सबसे पहले पी वेव निकलेगी, फिर एस वेव निकलेगी, जमीन पर एकदम ऊपर, उसी पॉइंट को हम कहते हैं एपी सेंटर, खत्म, ठीक। अब लेट मी एक्सप्लेन पी वेव क्या होते हैं और आपके हमारे एस वेव क्या होते हैं। जो आपके दोस्तों पी वेव है, पी वेव आपकी सबसे पहले पहुंचने वाली वेव होती है। पी वेव हमारी होती है फर्स्ट वेव टू रीच सरफेस, ठीक। ये आपकी फास्टेस्ट होती है, ठीक। ये आपकी होती है फास्टेस्ट, ओके। सबसे तेज, सबसे पहले निकलेगी और सबसे तेज होती है। इसकी खास बात क्या है कि ये सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, ये लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है, और ये दोस्त गैस में भी ट्रेवल कर सकती है। तीनों जगह ये ट्रेवल कर सकती है, राइट। इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी सॉलिड में, इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम सॉलिड में, देन फिर लिक्विड में, एंड देन फिर गैस में। यानी एक चीज ध्यान रखना, जितना डेंसर होगा मटेरियल उतनी ही वेलोसिटी हाई होगी, ओके। जितना ज्यादा डेंसर होगा मटेरियल, डेंसर मटेरियल मोर वेलोसिटी, उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो सॉलिड में इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर लिक्विड में, फिर आपकी गैस में। ये मैं अर्थक्वेक वेव्स की बात कर रहा हूं। तो पहले आपका पी वेव हो गया, उसके बाद फिर वी हैव एस वेव। एस वेव आपकी होती है सेकेंड वेव। एक मिनट रुकना जरा। हेलो, हेलो, हाँ जी। मैम मैं फैजल सर को बोल दे रहा हूँ, वो बात कर लेंगे, ठीक है। मैं क्लास में हूँ। क्या नाम है बच्ची का? अक्षत या अक्षय? अक्षत मैम या अक्षय? अक्षत, ओके, ठीक है मैम। एक भाई साहब हैं, उनके बीए का एग्जाम है, ठीक है। उनको बीए के एग्जाम के लिए एक दिन छुट्टी चाहिए पढ़ने के लिए। ये सर एक अक्षत कोई है, देखो, उसकी मदर का फोन आया था, प्लीज बात कर लो आप। मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ। और अगर ऐसा कुछ हो, उन्हें पढ़ने के लिए छुट्टी चाहिए बीए के लिए, एग्जाम का अलाउ कर देना, बट अगर भाई साहब मांग रहे हो पढ़ने के लिए छुट्टी, देन उन्हें घर भेज देना, ठीक है। आउट कर देना उन्हें, वो छुट्टी कर देना। चलो, ठीक है भाई। तो पी वेव आपका कौन हमारा था? सबसे पहले जो आपकी वेव निकलती है दोस्तों, उसको आप पी वेव बोलते हो, ओके। फर्स्ट टू रीच सरफेस, सबसे तेज होगी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल करेगी। अब इस पी वेव के पीछे पीछे जो आपकी दूसरी वेव निकली है, राइट, इसको आप बोलेंगे एस वेव, सेकंड टू रीच सरफेस। उसके बाद दोस्तों आपकी पहुंचती है सरफेस पर ही, ठीक। ध्यान रखना, ये खाली ट्रेवल करती है सॉलिड में, इट ओनली ट्रेवल्स इन सॉलिड, ठीक। ये केवल और केवल ट्रेवल करेगी सॉलिड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। ये केवल और केवल ट्रेवल करती है सॉलिड में, एस वेव की बात कर रहा हूं मैं, ओके। एंड देन पी और एस वेव जमीन पर पहुंचेगी और मिलकर बनाएगी एल वेव, मिलकर बनाएगी एल वेव, ठीक है। ये जो आपकी एल वेव है, इसको हम सरफेस वेव बोलते हैं। एल वेव को हम कहते हैं सरफेस वेव, और ये मोस्ट डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, राइट। तो जमीन पर जो भी चीजें होती हैं, वो करने का पीछे किसका रोल होता है? आपके हमारे एल वेव का ही होता है, ओके। तो पी और एस वेव अंदर बॉडी से निकलती है, इसलिए इनको हम बॉडी वेव भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी वेव्स। लेकिन एल वेव को हम सरफेस वेव कहते हैं, जो कि पी, देखो, पी और एस वेव खुद डेंजरस नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये ऊपर जाती हैं और आपस में मिलन होता है इनका, तो एक ये नई वेव का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका नाम है एल वेव,
ये एल वेव होती है जो दोस्तों मोस्टली डिस्ट्रक्शन करती है आपके सरफेस पर। ठीक है, ध्यान रखिए। अब एग्जामिनेशन में ये सवाल भी आते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत बेसिक बेसिक सवाल भी आते हैं अर्थक्वेक के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपके हो गया पूरा हमारा कहानी। तो पी वेव कौन, एस वेव कौन, और एल वेव कौन। ठीक है जी, ओके। ठीक है, बॉडी वेव हो गई, आपके सरफेस वेव हो गई। राइट, अब उसके बाद ना एक आपकी हमारी और वेव सुना होगा आपने, रेले वेव। राइट, एक वेव के बारे में आपको यहां पर और बताना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम यहां पढ़ते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, एक आपकी वेव होती है रेलेग वेव, आई एम श्योर आपने ऐसे नाम सुना होगा, सरफेस पर ही मिलती है ये रेलेग वेव। राइट, दिस इज वन मोर वेव। अब ये वेव ना कुछ ऐसे दिखती है, ऐसे वेव के फॉर्म में। राइट, तो ये वेव क्या है, ओके, ये आपकी हमारी ऐसी वेव होती है दोस्त, जो ऐसे ऐसे घूम चलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपकी चलेगी, मतलब रोल करते हुए जाती है। सो रेलेग वेव मैं यहां लिख रहा हूं, रेलेग वेव हमारी ऐसी सरफेस वेव होती है, दीज आर सरफेस वेव्स that move the ground in a rolling elliptical motion। ठीक है, मतलब ऐसे जमीन को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए आगे जाएगा ये। ठीक, अप डाउन करते हुए ये आपका आगे जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा पानी, अगर आप देखो पानी की जो वेव बीच में आती है ना, कैसे आती है, ऐसे गोल गोल घूमते हुए ना। मान लो आप यहाँ खड़े हो, कभी देखा है ऐसे आती हैं, मतलब ऐसे गोल गोल घूमते हुए आती हैं लहरें आपकी समुद्र की। तो रेलेग वेव भी ऐसी होती है, इलिप्टिकल मोशन में आती है। और जब इलिप्टिकल मोशन में आती है, तो ये जमीन को ना एकदम शेक कर देती है, अप डाउन से या साइडवेज से, हर तरफ से। तो यही है जो मैक्सिमम डैमेज करती है बिल्डिंग को, मैक्सिमम डैमेज इसी से होता है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, स्लो होती है ये एज कंपेयर टू पी या एस वेव हमारे, स्लोअर, पी और एस वेव से स्लोअर होती है। राइट, लेकिन डिस्ट्रक्टिव होती है, मैक्सिमम डैमेज आपकी करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेलेग वेव आपकी एक प्रकार की सरफेस वेव होती है, जो कि रोलिंग मोशन में आती है, मतलब ऐसे रोल हो के, जैसे आपकी ओशन की लहरें आती है ना, ऐसे गोल 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 ऐसे घूमती घूमती, ऐसे ही आपकी रेलेग वेव सरफेस पर ऐसे गोल गोल घूमकर डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, और वो डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम होता है। सो इट इज कॉल्ड रेलेग वेव। ठीक है, चलो जी, आज अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ पॉइंट्स। तो ये देख लो एक बार, ये ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर फॉल्ट हुआ है, जहां पर आपकी हमारी फोकस है, जहां से वेव निकलना स्टार्ट होंगे, चारों तरफ वेव निकलेंगे। ऊपर सरफेस में दिस इज इपीसेंटर। राइट, यहीं पर वो ऐसे गोल गोल आपकी रेलेग वेव घूमेगी, एंड बाकी वेव्स आपकी यहीं पर घूमेंगी। ठीक, सिंपल। आ जाओ, अर्थक्वेक क्या होता है, नेचुरल इवेंट है, इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस। ये आपका फोकस का पॉइंट है, और हर तरफ मूव करेगी वेव्स, ध्यान रखना। देन फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है भैया, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। Fault is a sharp break in the crustal rocks. Rocks along a fault tend to move in opposite directions. तो बेसिकली फॉल्ट एक वो पॉइंट है जहां पर आपस में टकराव हुआ है, मे बी प्लेट्स का। राइट, जहां पर भी ऐसा टकराव हुआ है वहीं पर आपको फॉल्ट बनेगा, एंड वहीं पर हमारी एनर्जी वगैरह दोस्तों रिलीज होती है। राइट, जो कि सरफेस तक आपकी आती है। आ जाओ, अब ये बुरी कहानी है, प्लीज रीड कर लेना वही जो मैं आपको बताया। हाइपोसेंटर क्या होता है, इपिसेंटर क्या होता है। हाइपोसेंटर हम फोकस को ही बोलते हैं, जहां से एनर्जी निकलना शुरू होती है। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है भैया, अभी हम मैं आपको लेयर्स पढ़ाऊंगा, बट जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको आप क्रस्ट बोलते हो, क्रस्ट के साथ साथ जो हमारी अपर मेंटल की लेयर होती है, अपर मेंटल, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके वी कॉल लिथोस्फीयर। तो इसी एरिया में आपके जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक, अब जब यहां मैं आपका वर्ड यूज कर रहा हूं नेचुरल अर्थक्वेक, इसका मतलब कुछ ऐसे भी अर्थक्वेक होंगे जो नेचुरल शायद नहीं होंगे। ओके,
यानी कुछ ऐसे भी अर्थक्वेक हैं जो शायद मैन मेड होंगे या किसी और तरीके से आते होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, आ जाओ। लिथोस्फेयर रिफर्स टू पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर, वही बात है, लगभग 200 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर है। सोचो, हम लोग 12 किलोमीटर गए हैं और 200 किलोमीटर अंदर से या 150 किलोमीटर अंदर से अंदर फोकस होता है। कभी कभी और कम भी होता है फोकस, 20 किलोमीटर भी होता है, 30 किलोमीटर भी होता है, 10 किलोमीटर भी होता है। सोचो, उस फोकस से आपकी एनर्जी रिलीज होती है और हमारे जमीन तक आती है। एक और सच्चाई ये है कि जितने भी अर्थक्वेक आते हैं जमीन के अंदर या पानी के अंदर, सारे सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। ओके, बहुत ही कॉमन सेंस है कि ऐसे बहुत सारे अर्थक्वेक होंगे या मेजोरिटी होंगे जिनका पता हमें सरफेस पर बैठकर लग ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। आ जाओ। सिस्मोग्राफ एक आपका यंत्र है, इस प्रकार का आता है जिसमें आप नापते हैं। इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है वेव रीचिंग द सरफेस। ठीक, ये आपका वेव ऐसे आपका रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये आपका एस वेव है, आपका दोस्तों वो है रेलेक वेव, देखो ऐसे रोल कर रही है। दिस इज पी वेव, एस वेव। ठीक है, एंड देन दिस इज आपका लव वेव, भी एक प्रकार की सरफेस वेव ही होती है आपकी। तो ये दोनों सरफेस पर बहती हैं और ये दोनों आपके अंदर बॉडी में होती है। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल। अब ये ध्यान सुनना, जो आपकी अलग अलग वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी आपकी चेंज होती है एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। जो बात मैंने ऊपर लिखी थी कि सॉलिड में स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, बिकॉज सॉलिड सबसे ज्यादा डेंसर होता है। अब ये बात ऐसे स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा आपसे। Their direction also changes as they reflect or refract when coming across material with different densities, right? तो अलग अलग दोस्तों मीडियम होते हैं। अब सोचो, आप अंदर से आपकी वेव आ रही हैं, बाहर सरफेस पर पानी भी मिलेगा, राइट? आपका सॉलिड चीजें भी आपकी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ऑब्वियसली स्पीड जो होगी वेव की वो अलग होगी, लेकिन जितना ज्यादा डेंसर होगा मटेरियल उतना ही, या मीडियम, उतना ही ज्यादा स्पीड होगी, उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। इसीलिए बिल्डिंग वगैरह आपके ज्यादा गिरते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब ये पी वेव और एस वेव है, देख लेते हैं फास्टेस्ट। वही बात जो मैंने ऊपर लिखी थी वही पूरी बात है। ठीक, अब यहां पर एक टॉपिक आपका है हमारा विच इज शैडो जोन, राइट? कि भैया क्या होता है शैडो जोन। लव वेव भी बस एक प्रकार की वेव है जो डिस्ट्रक्शन करती है और कुछ नहीं। ठीक है, रेलिक वेव ध्यान रखना बस रोल करते हुए चलती हैं आपकी। जैसे देखो आपका ओशन या पानी ऐसे रोल करते हुए आता है ना, वैसे ही आपकी रोल करती हुए आती रहती है बस। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शैडो जोन। शैडो जोन का मतलब क्या होता है कि कौन से वो आपके प्लेसेस हैं जमीन के अंदर। देखो, जमीन के बाहर तो पूरे में आपके हमारी वेव्स आ रही हैं, लेकिन जमीन के अंदर वो हमारे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर ये अर्थक्वेक्स या आपके अर्थक्वेक की वेव नहीं जा पाती, राइट? उन प्लेसेस के बारे में भी अपने को देखना पड़ेगा, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊं उसके पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी मैं आगे ड्रॉ फिर से करूंगा, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान लो कि अगर हमारी जमीन को मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले आपको ऊपर मिलता है क्रस्ट। क्रस्ट को भी आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। सबसे पहले आपको मिलेगा क्रस्ट। क्रस्ट के बाद दोस्तों मिलता है मेंटल। मेंटल के बाद मिलता है आउटर कोर। आउटर कोर के बाद मिलता है इनर कोर। ठीक है दोस्त, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये एक नॉर्मल ऑर्डर है। ठीक है, अब जो क्रस्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। वी ऑल नो कि भैया क्रस्ट होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में ऊपर। मेंटल थोड़ा सा विशस विशस आपका हमारा मोल्टन फॉर्म में होता है, चिपचिपा, ऊपर का खासकर जो होता है हिस्सा, बाकी नीचे का हिस्सा सॉलिड होता है। ठीक है, आउटर कोर लिक्विड होता है। आउटर कोर होगा लिक्विड और इनर कोर होता है सॉलिड। अब ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनर कोर सॉलिड कैसे हो गया। जैसे कभी आपने गोबर फेंका है, कभी देखा होगा, आप किसी एक जगह पर गोबर फेंक रहे हो, 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 तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जो नीचे वाले गोबर होते हैं जो पहले लिक्विड फॉर्म में थे,
अब वो एकदम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जब कहीं पर डिपोजिशन हो रहा होता है, हो रहा होता है, हो रहा होता है, हो रहा होता है, तो उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर सबसे नीचे की चीजें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ओके, यही है आपका। ठीक, चलो। तो ये है आपका दोस्तों नॉर्मल। ओके, अब हम शैडो जोन की बात करेंगे। और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं शैडो जोन, तो एक चीज यहां पर रिकॉल करना कि हमें शैडो जोन पढ़ना होता है बॉडी वेव्स का। ठीक, क्यों? क्योंकि सरफेस वेव तो पूरे सरफेस पर मूव करेगी जहां पर अर्थक्वेक आया है, लेकिन बॉडी में कौन सी वेव कहां जाती है कहां नहीं जाती, वो पढ़ना होता है हमें शैडो जोन में। सो बॉडी वेव दो प्रकार की है आपकी, एक पी वेव और एक एस वेव। तो पी वेव और एस वेव दोनों का हमें पढ़ना होता है शैडो जोन। एक चीज बस ध्यान रखना है, जो आपकी पी वेव है, ठीक, पी वेव ट्रेवल कर सकती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। बस इस चीज को ध्यान रखना। और जो एस वेव है आपकी, वो केवल और केवल सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती है बस। ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेगी, ये गैस में ट्रेवल नहीं करेगी। तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कृपया कि बॉडी वेव हमारी कौन सी वाली कहां जाएगी। ठीक है, चलो लेट मी ड्रॉ। अब आप इमेजिन करो, ये है हमारा क्या, सर्कल, ग्लोब, जो भी बोलना चाहो। देख रहे हो, तुम कभी बना पाओगे ऐसा सर्कल? देखे बच्चा। चलो, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं शैडो जोन। राइट, ये पॉइंट है आपका फोकस का ऊपर। ये जमीन का ऊपर का हिस्सा नहीं है, ये आपका ग्लोब नहीं है, ध्यान रखना। ये जमीन के अंदर की सारी कहानी है। ये फोकस भी जमीन के अंदर ही है, और ये ऊपर का हिस्सा क्रस्ट का हिस्सा है। और ये मेंटल, क्योंकि मेंटल ही वो पार्ट होता है जहां पर आपके अर्थक्वेक की वेव वगैरह आती है, अपर मेंटल खासकर। ठीक है, अपर मेंटल थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, तो आपके प्लेट्स वगैरह उसी लिक्विड में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो ये वही जगह है जहां पर आपका फोकस वगैरह बनता है। ओके, चलो। अब ये अंदर का हिस्सा है जमीन का, दिस इज आउटर कोर में बना रहा हूं यहां पर। और ये है इनर कोर। तो ये हिस्सा है आउटर कोर, और ये हिस्सा है इनर कोर। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना। इमेजिन करो फोकस से दोस्तों हमारी पी वेव निकल रही है। राइट, हम पहले बात कर रहे हैं शैडो जोन ऑफ पी वेव। तो फोकस से जब पी वेव निकलेगी, ऊपर जाएगी, जो ऊपर जाएगी वो जमीन पर पहुंचेगी, और उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि वो जमीन पर सरफेस वेव बनाएगी और वो डिस्ट्रक्शन करेगी। अब हमें पढ़ना है कि जो आपकी पी वेव जमीन के अंदर मूव करेगी वो क्या करेगी। तो जब ये दोस्त जमीन के अंदर जाएगी, अब ये वाला पार्ट आपका हमारा मेंटल का हिस्सा है। तो मेंटल का हिस्सा ये सॉलिड का है आपका, अंदर वाला मेंटल। तो यहां पर बहुत आराम से घूमेगी आपकी पी वेव, ऐसे मस्त घूमेगी पी वेव, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। मस्त आपकी पी वेव घूम रही है, मस्त आपकी पी वेव घूम रही है, घूम रही है। लेकिन जैसे ही आउटर कोर में इंटर होगा, आपको पता है आउटर कोर लिक्विड होता है। अब यार सॉलिड से जब आप लिक्विड में जाओगे, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ना। तो जिस वेव को सीधे जाना था, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा सा डिफ्लेक्शन के साथ जाएगी। ठीक, तो उसके बाद हमें एक जोन मिल जाता है दोस्त, ये वाला जोन, यहां से लेकर यहां तक का जोन, इधर भी और इधर भी। हमें एक ये जोन मिलता है, राइट, जहां पर पी वेव ट्रेवल नहीं करती, और इसी को हम बोलते हैं शैडो जोन ऑफ पी वेव। ओके, और जब हम इसको करते हैं मेजर, तो ये हमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 103 डिग्री से 145 डिग्री मिलता है जब हम इसको मेजर करते हैं। कभी कभी ऑप्शन में 105 डिग्री भी लिखा होगा, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 103 डिग्री से 145 डिग्री, ये वो बीच का आपका एरिया होता है जिसमें आपकी पी वेव ट्रेवल नहीं करी। दूसरा आ जाओ, फिर से मैं बनाता हूं, यहां पर आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है। अब मैं बात करूंगा एस वेव की। जैसे ही एस वेव दोस्तों आपके हमारे यहां पर इंटर करेगी, सॉलिड में घूमेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। सॉलिड में मस्त घूमती है आपकी एस वेव,
सॉलिड में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वो आउटर कोर में इंटर होगी, बिकॉज आउटर कोर लिक्विड है और आपको पता है एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो अगर एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती तो इसका मतलब इस पूरे एरिया में एस वेव इंटर ही नहीं कर पाएगी, और ये पूरा एरिया यहां से लेकर यहां तक ये शैडो जोन होगा आपके एस वेव का, राइट। तो एस वेव का शैडो जोन आपका होता है पूरा बियॉन्ड 103 डिग्री, 103 डिग्री के बियॉन्ड, 105 डिग्री के बियॉन्ड पूरा शैडो जोन होता है जहां पर ये वेव ट्रेवल नहीं करती। फिर एक सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन में कि शैडो जोन किसका बड़ा होगा, पी वेव का या एस वेव का। ध्यान रखना, शैडो जोन ऑफ एस वेव ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी वेव। ये सवाल भी कई बार आया हुआ। लेट मी रिपीट दिस फॉर यू, ठीक है। तो हमने देखा यार कि आपकी पी वेव जो है वो तीनों में ट्रेवल करती है, इस उसकी सॉलिड स्पीड मैक्सिमम होती है, लिक्विड में कम होती है, गैस में उससे भी कम होती है। और एस वेव जो है आपकी वो केवल और केवल सॉलिड में ही ट्रेवल करती है, ठीक। आगे हम आए, फिर हमने देखा कि यार अगर हम पी वेव के शैडो जोन की बात करें तो आपका जो पी वेव है दोस्त, पी वेव हमारा कितना ट्रेवल करेगा। पी वेव अगर आप देखेंगे तो अंदर अगर हम ऐसे जाते हैं तो पी वेव आपका 103 डिग्री से 145 डिग्री ही कवर करेगा, इतना ही कवर करता है, राइट। सॉरी, इतना कवर नहीं करता है। मतलब आपको पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में घूमेगा। जैसे ही मेंटल में लेके जाओगे, अभी मैं आउटर मेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर वाले मेंटल की बात कर रहा हूं, फोकस ही होगा आपका आउटर मेंटल पर, ठीक है। तो जैसे ही आप अंदर मेंटल में जाएंगे वो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो मेंटल में घूमने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, ना पी वेव को ना एस वेव को। लेकिन जैसे ही आउटर कोर में घुसेगी पी वेव, थोड़ा डिफ्लेक्शन आएगा ना, बिकॉज आउटर कोर आपका लिक्विड है। तो अगर आप सॉलिड से लिक्विड में आओगे, थोड़ा स्पीड में वेरिएशन आएगा ना, और उस वेरिएशन की वजह से जो शैडो जोन क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं शैडो जोन ऑफ पी वेव, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 103 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में। लेकिन एस वेव में आप देखोगे तो पूरी वेव ही किसी भी हाल में आउटर कोर में इंटर ही नहीं करेगी, बिकॉज वो लिक्विड है और एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता। तो शैडो जोन जो होगा वो 103 डिग्री के बियॉन्ड पूरा होगा। मतलब कोई भी नंबर ले लो 103 डिग्री के आगे, चाहे 200 डिग्री ले लो, वहां पर एस वेव नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो शैडो जोन है आपके एस वेव का वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू पी वेव। खत्म। ये बातें थी दोस्तों आपके अर्थक्वेक के बारे में। अब ये सारी वही कहानी है जिसे पढ़ना ही आपके फोटो बना होगा, ठीक। इट वॉज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड बोथ, क्योंकि ये दोनों का शैडो जोन नहीं है, यहां तक दोनों आपको दिख जाएंगे, लेकिन 145 डिग्री के बियॉन्ड केवल आपको पी वेव दिखेगा, एस वेव नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज एस वेव का शैडो जोन, ये स्टेटमेंट में देकर कंफ्यूज कर देगा, ध्यान रखना दोस्त। ध्यान क्या रखेंगे कि पी वेव आपकी रिकॉर्ड होगी हर जगह पर एक्सेप्ट 105 डिग्री से 143 डिग्री, 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। एस वेव भी आपकी हमारी टिल 103 डिग्री तक रिकॉर्ड होगी, लेकिन आफ्टर 103 डिग्री रिकॉर्ड नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर वही बात लिखी गई है कि 145 डिग्री के बियॉन्ड खाली आपको पी वेव दिखेगी, लेकिन एस वेव नहीं दिखेगी, बिकॉज एस वेव केवल दिखती है 103 डिग्री, 104 डिग्री तक, 105 डिग्री तक बस। तो ये दोनों के आपके दोस्तों हमारे शैडो जोन थे। अब ये दोनों के बारे में कहानियां लिखी गई हैं, पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर सवाल भी हमारे खूब सारे आए, राइट। आ जाओ। तो आपके नॉर्मली दो प्रकार के अर्थक्वेक हैं काम के, बाकी सारे तो आने को तो कुछ भी आ सकते हैं। एक टेक्टोनिक अर्थक्वेक जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, दूसरा वोल्केनिक अर्थक्वेक भी होता है। जब भी वोल्केनो आप पढ़ते हैं, राइट, या कहीं पर दोस्तों वोल्केनो आता है, अब देखो जब वोल्केनो आता है ना या अर्थक्वेक आता है, दोनों, अर्थक्वेक आएगा तो अपने साथ वोल्केनो भी ला सकता है, सुनामी भी ला सकता है। आई एम श्योर 2004 की इंडोनेशिया की सुनामी आप सब ने सुनी होंगी, नहीं सुनी तो आपका होमवर्क है, पढ़ के आना उसके बारे में कि 2004 में सुनामी में क्या हुआ था ऐसा, ठीक है, कितने लोग मारे गए थे। तो जब भी वोल्केनो आएगा तो अर्थक्वेक को भी ला सकता है, या वाइसे वर्सा, अर्थक्वेक आएगा तो वोल्केनो भी आ सकता है, ठीक। तो दो प्रकार के आपके अर्थक्वेक मेनली होते हैं, उसके अलावा कभी कभी कोई बहुत बड़ी चीज पृथ्वी पर गिर जाए
तब भी अर्थक्वेक आ सकता है। एक्सप्लोजन हो जाए, एटम बम गिरा दो कहीं पर, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो, तब भी अर्थक्वेक आ जाएगा, है ना। कभी आप टेस्टिंग, मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हो अंडरग्राउंड, वहां भी आ जाएगा। कभी कभी रिजर्वायर, भैया इतना डैम खोल दोगे, इतना खतरनाक, पानी में बहुत ताकत होती है भाई, पता है। इवन पानी का फ्लो तुम्हारे लोहे को काट देगा, पानी में इतना फ्लो होता है, इतना स्पीड होती है। तो इवन पानी से भी दोस्तों आपके हमारे अर्थक्वेक आ जाते हैं। डैम वगैरह ओपन करोगे, रिजर्वायर्स ओपन करोगे ना, उससे भी हमारे अर्थक्वेक वगैरह आ सकते हैं। बस टेक्टोनिक, अब इनके बारे में वही बातें हैं जो आपको बताई गई हैं अभी तक। रिचर स्केल आपका होता है जिसमें आप तीव्रता नापते हो, राइट। आपने सुना होगा कि भाई फला फला हमारा मैग्नीट्यूड का वॉल्केन, सॉरी अर्थक्वेक आया है ना, उसकी वैल्यू रिचर स्केल में है हमारी 4.2, 5.2 ऐसे करके, ठीक। तो 0 से 10 तक ये वैल्यू होती है, और जितना हाई नंबर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वोल्केनो, उतना उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका अर्थक्वेक आया। तो रिचर स्केल में दोस्तों हम नापते हैं कि कितना आपका हमारा क्या इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड है आपके उस अर्थक्वेक का। और एक मर्काली स्केल होता है जिसमें हम नापते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है, डिस्ट्रक्शन का हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक। तो ये 12 तक होती है वैसे मरकाली स्केल। आप 1 से 12 तक में हम बताते हैं कि अच्छा भैया घर वर बचे हैं, टूट टाट गए हैं, तो ये खाली पंखा हिला है, जैसे न्यूज वाले हिलाते हैं पंखा, है ना। जब अर्थक्वेक आता है तो न्यूज पर आपको एक वीडियो जरूर देखने को मिलती होगी कि किसी के घर का पंखा हिल रहा है। और बस मेरा एक सवाल होता है कि यार कौन था वो जो कैमरा ऑन करके बैठा था अर्थक्वेक आने से पहले ही। इट इज नॉट पॉसिबल दोस्त, समझे, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अर्थक्वेक को कर पाए प्रिडिक्ट। तो वो न्यूज वाले क्या करते हैं, जब अर्थक्वेक आ जाता है तो वो किसी एक से बनवा लेते हैं वीडियो पंखा हिला के, ठीक है, और उसको चलाते हैं। चलो, यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जोन्स, ठीक है। दुनिया भर में अर्थक्वेक के अलग अलग आपके जोन्स हैं। अर्थक्वेक के हमारे अलग अलग दोस्तों जोन्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में कोई जोन 1 नहीं है, ठीक है। जोन 1 होता है बिल्कुल ही डेंजर फ्री, जहां पर चांसेस हैं ऑलमोस्ट नील के बराबर। तो इसका मतलब भारत में किसी भी हिस्से में अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक। देर इज नो जोन 1 इन इंडिया। भारत में केवल 4 जोन है। वो है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, सबसे खतरनाक लेवल। तो कभी कभी जोन 5 के लोकेशंस पूछ लेता है आपसे एग्जाम। तो जोन 5 आपका वो जोन होता है जहां पर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी की अर्थक्वेक आ सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो जोन 5 में कौन कौन आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का, ठीक। जम्मू कश्मीर का थोड़ा हिस्सा, नदन हिस्सा खासकर, नॉर्थ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी एरिया आपके, उत्तराखंड, कच्छ का रीजन, वहां पर प्लेट बाउंड्री है, और अंडमान निकोबार का रीजन, ठीक है। ये आपके वो रीजन है दोस्तों जो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जोन में आते हैं, जहां अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर आप पूछो मुझसे दिल्ली किस जोन में आता है दोस्त, तो दिल्ली आपके जोन 4 में आता है। दिल्ली हो गया आपका एनसीआर पूरा, ठीक है। आपके जम्मू कश्मीर का बाकी हिस्सा हो गया, सिक्किम का बाकी हिस्सा हो गया। इवन ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा, पूरा का पूरा उत्तराखंड जोन 5 में आता है। सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड हिस्सा हिमाचल के, उत्तराखंड के जोन 4 में भी आते हैं। ओके, बिकॉज बहुत बड़ा एरिया है ना। पहाड़ी एरिया आएंगे जोन 5 में, थोड़े प्लेन एरिया आएंगे जोन 4 में आपके, हरिद्वार वगैरह जोन 4 में आएंगे, ठीक। गुजरात का बाकी हिस्सा जोन 4 में आएगा। इवन बिहार जोन 4 में आता है, वेस्ट बंगाल जोन 4 में आता है, ठीक है। महाराष्ट्र जोन 4 में आता है, गोवा जोन 4 में आता है, ठीक। केरला जोन 4 में आता है। केरला वैसे चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर, ये मतलब उतना खास नहीं है, ठीक है, इतना ही काफी है, ठीक है। अब ये सिलेक्टेड ध्यान रखना। एक काम करते हैं, सिलेक्टेड रहने दो, चलो ठीक है, खाली मैं वही लिखता हूं जिसमें श्योरिटी हो ना, ठीक है, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक। तो बिहार हो गया, और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला हिस्सा हो गया,
बस इतना याद कर लो। बाकी जोन 2 3 नहीं पूछेगा क्योंकि काम का नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता। तो खासकर जोन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जोन्स हमारे होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब ये मैं कलर भी लिख दे रहा हूं, जोन 2, जोन 2 को हम डिनोट करते हैं इस कलर से, ये कलर से, ठीक है। दिस इज जोन 2 हमारा, ठीक। ओके। उसके बाद जोन 3 हो गया हमारा येलो, ठीक। जोन 3 को आप येलो रंग से करते हैं डिनोट। उसके बाद देन वी हैव जोन 4। जोन 4 को थोड़ा सा हम करते हैं, कौन सा रंग बनाऊं, थोड़ा सा ऑरेंज कलर ये होगा ना, थोड़ा सा ऑरेंज कलर। और जोन 5 इज ऑब्वियसली लाल रंग, ठीक है। जो नॉन ग्रीन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सारे आपके हमारे वो हैं जोन्स जो कि भारत में प्रेजेंट हैं। भारत में आपको मिलेगा जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। भारत में जोन 1 नहीं है दोस्त, कृपया इस बात को ध्यान रखिए। भारत में केवल 4 जोन है। और जोन 5 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ जम्मू कश्मीर, हिमाचल का हिस्सा, उत्तराखंड का हिस्सा, कच्छ, अंडमान निकोबार, ऑल दीज कम्स इन जोन 5। चलो, क्या भैया जी इफेक्ट्स क्या होते हैं अर्थक्वेक के? ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड शेकिंग होगा। उसके बाद वो आपका मास मूवमेंट होता है है ना। फास्ट मूवमेंट होगा, रैपिड मूवमेंट होगा कि स्लो मूवमेंट होगा, पढ़ा है आपने, होपफुली रिवाइज भी किया होगा। ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड, ये देखो, ये सब पढ़ चुके हो आप। सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग ऐसे हो जाता है, एवलांचेस आ जाते हैं। तो ये सब आपके इफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक आने के भैया जी। आग लग जाती है, ऑफिस गिर जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, सुनामी भी आ सकती है, ठीक है। सारे आपके इफेक्ट्स हैं। सुनामी क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ सुनामी, सोचो, कैन यू इमेजिन। और ये सच्चाई है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें ऐसे, तुम तो मतलब पानी के सामने तो कुछ है ही नहीं हम लोग यार। और मैंने आपको बताया था ओशनोग्राफी पढ़ाते हुए कि यार पानी के आगे कोई कुछ नहीं है, ठीक है। समुद्र का पानी मतलब, समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे जीव हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। किसी दिन अगर हम लोग डूब जाएं, सुबह उठें और हम सब आपस में मिले और, है ना, हमें लगे ये कौन सा देश है भाई, कहाँ आ गए हम लोग, है ना, स्वर्गलोक है अब नरक है, जो भी है, ठीक है। तो जहां भी जाना एक सीट मेरे लिए भी रखना, बिकॉज हम सब एक ही जगह जाएंगे। ठीक। तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब आज तक नहीं हुआ, बट यू नेवर नो, ठीक है, कि कब ऐसा कुछ ट्रिगर हो जाए। और जिस तरीके से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं विथ एनवायरमेंट, राइट, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यार, कुछ बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड ऑकर ओनली इफ द एपी सेंटर ऑफ द ट्रेमर इज बिलो ओशनिक वाटर। अब सोचो, पानी के अंदर आपका हमारा फोकस है, वहां पर एनर्जी रिलीज हुई, ऊपर तक आ गई एनर्जी, ऊपर आकर एनर्जी ने सरफेस वेव बनाया और पूरे पानी में आपकी वेव दौड़ गई। तो पानी में वेव दौड़ेगी अर्थक्वेक की, कैन यू इमेजिन कि मतलब कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। उसी को आप सुनामी कहते हो। जापान में भी आया था, 2013 में शायद आया था या ऐसा कुछ। 2004 की सुनामी कोई नहीं भूल सकता, लाखों लोग मारे गए थे उसमें। पढ़ना उसके बारे में, ठीक है, इंडोनेशिया में। तो सुनामी इज वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक। चलो, तो अब ये वही बातें हैं जो हम ऊपर करके आ रखे हैं। अब एक सवाल ये आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया मैक्सिमम अर्थक्वेक कहाँ आता होगा दुनिया भर में? तो मेरे भाई मैक्सिमम अर्थक्वेक हमारे बगल में आता है। हमारे बगल का मतलब यहां पर हमारा देश है, ठीक है, इधर थोड़ा और इधर भारत देश यहां पर है, ऊपर चाइना है, ऊपर रशिया है। एंड दिस इज योर पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन का ये रीजन कहलाता है रिंग ऑफ फायर। यहीं पर आपका हवाई आइलैंड है जहां पर मैक्सिमम अर्थक्वेक्स आपके या वॉल्केनोज आते हैं। तो दिस रीजन इज रिंग ऑफ फायर। अब इस रिंग ऑफ फायर में क्या है, आपके अलग अलग प्लेट्स हैं।
ये प्लेट्स आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अलग अलग आपके प्लेट्स हैं, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, आपकी नॉर्थ कैरोलाइन प्लेट है, बहुत सारी प्लेट्स हैं। तो आपस में टकरा रही होती है, ये आपकी प्लेट बाउंड्री है, आपस में टकरा रही होती हैं चारों तरफ से। तो ये इसी को हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, दिस इज पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में आपकी मैक्सिमम अर्थक्वेक आते हैं, ऑलमोस्ट 70-80% अर्थक्वेक आपके आएंगे रिंग ऑफ फायर के रीजन में। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ फायर इसी को बोलते हैं। ये हो गया भैया, खत्म। दिस वॉज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का आप किसी भी एग्जाम का कोई सवाल उठा लेना, एक भी सवाल आप मिस नहीं करोगे। क्लियर बालक पार्टी सभी को? डेंजरस कौन होगा? ऑब्वियसली सरफेस वेव होगी यार। पी वेव कैसे हो सकता है? पी वेव कैसे डेंजरस हो सकता है भाई? स्वर्ग में भी क्लास लेंगे बिल्कुल। एक दिन जल परियां हमें उठा के ले जाएंगी, और ये बात मुस्कान जी कह रही हैं। मुस्कान जी, अगर आपका यह सपना है तो भगवान करे पूरा हो। एल वेव, यशवर्धन, ये रेलेक वेव उसी एल वेव का एक टाइप था दोस्त। हाँ जी, जापान में बहुत आता है, रीजन बीइंग बिकॉज वो बाउंड्री पर है ना। जापान तो आपका पैसिफिक ओशन के बीच में है भाई। राइट, जापान तो आपका वहीं पे है ना, उसी के पास है, मतलब रिंग ऑफ फायर के पास ही तो है जापान। मेंटल पढ़ के मेंटल हो जाओगे, अच्छा। साहिल भाई, और लॉजिक, सन के पास कहां से आएगी ऑक्सीजन? अगर आपको लग रहा है ऑक्सीजन केवल 120 किलोमीटर तक ही मिलती है, 120 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो फिर सन सन के पास ऑक्सीजन कैसे आ गई? है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं कि कौन बॉडी गर्म है, कौन बॉडी क्या है यार। ठीक है। चलो ठीक है। तो ये था आपका पूरा पोर्शन, राइट, जो हमें यहां पर पढ़ना था। अब वॉल्केनो बचा हुआ है, छोटू सा टॉपिक, पहले पढ़ेंगे वॉल्केनो, उसके बाद लास्ट में हम उसको देखेंगे, ठीक है। सो वॉल्केनो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट देना मुझे, ठीक है। चलो, इसको मतलब ऐसे स्टोर कर देना और जाओ।